विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की इस श्रृंखला में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है, और इसके अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट की भूमिका, एक ऐतिहासिक अध्ययन और मूल्यांकन। विद्यार्थियों, चूंकि ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से, न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से बल्कि आपकी आगे आने वाली विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस टॉपिक को कुछ भागों में बांटकर आपसे बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दो भागों के अंतर्गत मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट की भूमिका का मूल्यांकन किया था। मैंने आपको ये बताया था कि मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट के प्रभाव या मूल्यांकन को समझने के लिए हम इसे दो कालखंडों की श्रेणी में रखते हैं। पहला कालखंड विद्यार्थियों 1611 से लेकर 1622 तक की अवधि का था, और दूसरा कालखंड 1622 से लेकर 1627 तक की अवधि का था, जहां प्रथम दौर यानी 1622 से लेकर 1611 से लेकर 1622 तक का जो पहला दौर था, वह एक ऐसा दौर था जो मुगल साम्राज्य के विकास की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी था, क्योंकि यह वह दौर था जब हम ये देखते हैं कि नूरजहाँ गुट के सभी सदस्यों में नूरजहाँ के पिता मिर्जा गयास बेग, नूरजहाँ के भाई आसिफ खान और खुर्रम, इन सभी में एकता थी, इन सभी में यूनिटी थी। और यही कारण है कि इस दौर में नूरजहाँ की तरफ से खुर्रम को उत्तराधिकारी बनाने के मामले में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, और नूरजहाँ को भी ऐसा लगता था कि खुर्रम सम्राट बनने के बाद उसके इशारे के ऊपर काम करेगा। तो चूंकि इस दौर में खुर्रम और नूरजहाँ दोनों को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हुई नजर आई, और यही कारण है कि इसीलिए इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। और विद्यार्थियों, यही वह दौर था जब हम ये देखते हैं कि 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर खुर्रम ने मेवाड़ विजय जैसा महत्वपूर्ण काम किया, और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ एक संधि की। यह संधि काफ़ी महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप शाहजहाँ के यश और सम्मान में वृद्धि हुई। विद्यार्थियों, इसी दौर में हम ये देख रहे हैं कि प्रसिद्ध अहमदनगर विजय, अहमदनगर जो कि निजामशाही का एक प्रख्यात और महत्वपूर्ण केंद्र था, इसी दौर में खुर्रम ने मुगल साम्राज्य के लिए अहमदनगर जीता। अहमदनगर विजय विद्यार्थियों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि इसको हम कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत में पहली बार मजबूत रूप से मुगलों की सशक्त और सफल एंट्री इसको माना जा सकता है। और खुर्रम की इस सफलता के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी, दैट मीन्स द किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाह ए जहान। तो विद्यार्थियों, ये पहला दौर ऐसा था जो नूरजहाँ के काल में नूरजहाँ गुट के प्रभाव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जाता है, और इस दौर में नूरजहाँ एक प्रकार से साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला रही, और वास्तविक शासन नूरजहाँ ने खुर्रम और आसिफ खान की मदद से किया। विद्यार्थियों, इस दौर की एक खासियत यह भी रही कि इस दौर को संतुलित बनाने में नूरजहाँ की माँ इस्मत बेगम का महत्वपूर्ण योगदान था। इस्मत बेगम वह महिला थी जो कि नूरजहाँ की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं को संतुलित जामा पहनाना और उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का काम इस्मत बेगम के द्वारा ही किया गया था। और जब तक इस्मत बेगम जिंदा थी, जब तक इस्मत बेगम इस ग्रुप के अंदर प्रभावशाली थी, तब तक यह ग्रुप संतुलित रूप से काम करता रहा। लेकिन विद्यार्थियों, आगे चलकर इस नूरजहाँ जुंटा में, इस नूरजहाँ समूह के अंदर कुछ दरारें पड़ गई, और इस दरार का महत्वपूर्ण कारण ये था कि अब हम ये देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आया कि नूरजहाँ ने अपनी बेटी लाडली बेगम, जो कि उसको शेर अफगान यानी अली कुली खान इस तजुर्बे से जो उसका पहला विवाह हुआ था, उससे वो उत्पन्न हुई थी, तो उसने अब अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी
शहजादा शहरयार के साथ कर दी। शहरयार जो कि खुर्रम से छोटा था, जहांगीर का बेटा था। विद्यार्थियों, अब एक नया प्रकार का हमें एंगल देखने को मिल रहा है, और नया एंगल ऐसे था कि अब भाई बहन दोनों आमने सामने आ गए। जहाँ हम देख रहे कि शहरयार नूरजहाँ के दामाद के रूप में है, और वही दूसरी तरफ खुर्रम जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, और जिसने कि अपनी योग्यता और वली अहद के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी योग्यताओं को साबित करके दिखाया, वह भी इसी दौर में एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में सामने था। तो शहरयार नूरजहाँ का दामाद था। अब नूरजहाँ खुर्रम की जगह शहरयार को मुग़ल हुकूमत सौंप देना चाहती थी, और उसको यह मानना था कि शहरयार चूँकि उसका अपना दामाद है, उसकी बेटी का पति है लाडली बेगम का, इसलिए वो उसके नियंत्रण में काम करेगा। और दूसरी बात ये कि अब खुर्रम जो अब तक सत्ता का दावेदार था, अब उसको रास्ते से हटाए जाने की बात की जाने लगी, सोची जाने लगी। तो ऐसी स्थिति में खुर्रम की महत्वाकांक्षाओं को जब कुचला गया तो उसका भी क्रोधित होना स्वाभाविक था। और अंदर ही अंदर खुर्रम का दामाद यानी नूरजहाँ का भाई मिर्ज़ा गयास बेग, जिसने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जो आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई थी, उसकी शादी उसने खुर्रम के साथ की। तो आसिफ खान खुद चाहता था अंदर ही अंदर कि सत्ता का नियंत्रण या अगला सम्राट उसका दामाद खुर्रम बने, शाहजहाँ बने। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखने की थी कि न नूरजहाँ की अपनी कोई ताकत थी, न खुर्रम की अपनी ताकत थी, और न ही आसिफ खान की थी, बल्कि इन सब की ताकत का स्रोत वो था खुद मुग़ल सम्राट जहांगीर। और नूरजहाँ ने मुग़ल सम्राट जहांगीर को प्रभावी तौर पर पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखा, और यहाँ तक नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ गया था कि नूरजहाँ ने जो शाही मोहर होती, जो सम्राट के पास होती, वो मोहर भी नूरजहाँ के पास रहती थी। तो समस्त शाही फरमानों पर मोहर लगाने का अधिकार, समस्त शाही पदों और ओहदों पर नियुक्ति का अधिकार, किसी की पदोन्नति का अधिकार, किसी की बर्खास्तगी का अधिकार, ये सारे के सारे राइट्स ऐसे थे जो नूरजहाँ ने अपने पास रखे। और नूरजहाँ ने एक प्रकार से जहांगीर को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लिया। और दूसरी तरफ अब नूरजहाँ ने दूसरे दौर के अंदर, जो 1622 से 1627 का था, जबकि हम देख रहे हैं कि इस दौर में नूरजहाँ की सारी प्राथमिकताएं बदल चुकी है, और नूरजहाँ अब अपने दामाद शहरयार को सम्राट बनाना चाहती है। तो नूरजहाँ ने खुर्रम की ताकत को कम करने का निश्चय किया। खुर्रम को राजधानी से हटाकर दक्षिण भेजे जाने का निश्चय किया। खुर्रम को ये लगा कि यह उसकी ताकत को कम करने की कोशिश है, उसको राजधानी से दूर भेजे जाने की कोशिश है, तो उसने दक्षिण जाने से मना कर दिया। कंधार में जो विद्रोह हुआ, कंधार विद्रोह को कुचलने के लिए जब उसको भेजे जाने का आदेश हुए खुर्रम को, तो खुर्रम ने उसे मना कर दिया। नूरजहाँ ने, और नूरजहाँ के कहने पर जहांगीर ने इसे एक प्रकार से मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ बगावत मानी, और महावत खान को विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। चूँकि महावत खान और शाही ताकत के सामने खुर्रम की ताकत कुछ नहीं थी, इसलिए कुछ दौर की लड़ाई के बाद खुर्रम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और खुर्रम ने भविष्य में अच्छे आचरण का वादा किया, और जमानत के तौर पर उसके बेटों को मुग़ल दरबार में रखा गया ताकि खुर्रम फिर से बगावत न कर सके। सत्ता के समीकरण बदल रहे थे। महावत खान, जिसने कि शाहजहाँ के विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह एक प्रकार से शक्तिशाली हो चला था, वह बागी हो चला था। तो उसने जहांगीर और नूरजहाँ को कैद करने की एक असफल योजना बनाई, लेकिन वह योजना पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, और जहांगीर और नूरजहाँ उसके चंगुल से जा निकले। अब विद्यार्थियों, स्थिति अब बदलती जा रही थी। जहांगीर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, और नूरजहाँ के भाई आसिफ खान ने सारी स्थितियों को भाप कर अपने दामाद खुर्रम को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, इस युद्ध में चूंकि नूरजहाँ की अपनी कोई ताकत नहीं थी, नूरजहाँ का प्रभाव जहांगीर के कारण था, और जहांगीर की मृत्यु के बाद जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उस दौर में नूरजहाँ की ताकत पूरी तरीके से घट गई, और साम्राज्य की ताकत का सारा संचालन राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में नूरजहाँ के भाई आसिफ खान ने किया। उसने अपने दामाद खुर्रम को सम्राट बनाने में मदद दी, और शहरयार को रास्ते से हटा दिया गया, उसकी हत्या करवा दी गई।
नूरजहाँ ने भी बदली हुई स्थिति को समझ लिया और नूरजहाँ को पेंशन देकर मुगल राजनीति से अलग कर लिया। तो विद्यार्थियों, यह था मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट का मूल्यांकन। जय भारत, जय हिंद।